नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जिसमें कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, राजनीति को, अर्थनीति को, अर्थशास्त्र को हम विवेचित करते हैं, विवेचना करते हैं और साथ ही इसमें यह जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह की राजनीति जन्म ले रही है और किस तरह की राजनीति हम आज तक चलाते आए हैं और इससे आम आदमी का क्या भला हुआ है और आम आदमी के प्रति यह राजनीति कितनी जवाबदेह है। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष हर सप्ताह लेकर आते हैं और हर गुरुवार को ये प्रोग्राम हमारा राजनीति को समर्पित है। जैसा कि आपको पता है, गुरुवार को लेकर भी हमारे यहाँ पर जिस तरह की मान्यता है और गुरु को लेकर हम जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह का हमारा वांग्मय है, उसमें अर्थशास्त्र को हमारे गुरुओं ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, लिखा है। इसके बारे में बहुत सारी संहिताएं हैं जो हमारी अर्थशास्त्र की और अर्थनीति को डिफाइन करती हुई और डिसाइड करती हुई दिखती हैं। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं और इस बातचीत में हमारे साथ उसी तरह की एक शख्सियत भी होती है जो राजनीति में चाणक्य के नाम से विख्यात हैं, पूर्व मंत्री, राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में जुड़ते हैं और हम उनसे हर सप्ताह जानते हैं कि किस तरह की राजनीति देश में और प्रदेश में चल रही है, हमारी जो आम जनता है, आम आदमी है, उसको लेकर किस तरह की विचार भावना चल रही है और राजनीतिक दल जो हैं उनमें क्या उठापटक चल रही है, किस तरह का सियासी चाल का और भूचाल का माहौल है। इसी तरह का यह कार्यक्रम है और मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि आप राजनीति को जरूर समझें, इसको नजरअंदाज कतई ना करें, क्योंकि ये आपका और हमारा सबका भविष्य तो तय करती है, साथ ही वर्तमान के लिए भी बहुत सारी चीजें इस पर छुपी हुई रहती हैं। इसलिए कभी भी इग्नोरेंस ना रखें, क्योंकि इस मामले में इग्नोरेंस ब्लिस नहीं हो सकती है। इस मामले में इग्नोरेंस आपके लिए एक तरह की जाति साबित हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे सबसे आग्रह है कि राजनीति की बारीकियों को और राजनीति की इन चाल कुचालों को समझे बिना हमारा देश का और हमारी जनता का कोई भी भविष्य, स्वर्णिम भविष्य नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसे जरूर जाने समझे। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आगे बढ़ते हैं। चंद्रराज जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सिंह जी साहब। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। आज हम उनसे जानेंगे, देश के बारे में भी जानेंगे और हमारे राजस्थान प्रदेश के बारे में खास तौर पर हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका राजस्थान को लेकर बहुत लंबा अनुभव है। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के बतौर एक बात मेरी तरफ से रख देता हूं। जो बात क्या है, वैसे तो बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद घटना है। हमने हमारे देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत को एक हादसे में खो दिया। सामरिक और सैन्य मामलों में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति और पूरे देश के लिए एक ऐसी शख्सियत जो कि जिसका अब कोई क्षति का पूरा किया जाना संभव नहीं लग रहा है, ऐसा व्यक्तित्व तो हमने खोया है। इसके बारे में हम चंद्रराज जी से जानेंगे और यह भी जानेंगे चंद्रराज जी से कि इस तरह की शख्सियत जब जाती हैं तो किस तरह का एक माहौल बनता है, देश की सेनाओं में किस तरह की स्थितियां बनती हैं और क्या स्थिति आज की आपको दिख रही है। बिपिन रावत साहब की मृत्यु इस देश के लिए बहुत दर्दनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये ऐसी घटना है कि इसके दुख को नापा नहीं जा सकता, कल्पना के बाहर। एक महान सेनानी जिसने कभी चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने में कमी नहीं रखी, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में माहिर थे, भारतीय स्वाभिमान के रक्षक थे, भारतीय सेना के गौरवशाली अधीक्षक थे। ऐसे महान व्यक्ति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक मृत्यु से सारा देश गमगीन है। आप भी गमगीन हो और मैं भी गमगीन हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश ने एक बहुत बड़ा सपूत खो दिया, बहुत बड़ा सेना नायक खो दिया, बहुत बड़ा तजुर्बेदार, युद्ध में विशेषज्ञ, रक्षा करने में सक्षम, भारतीयता का पुरोधा, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, एक ऐसे महान व्यक्ति को खोया है कि इस पर कोई कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। इस घाटे की पूर्ति कभी नहीं होगी। यह घाटा महान घाटा है, यह महान इस देश के लिए दुर्भाग्य का प्रतीक है। मैं अपनी ओर से
संपूर्ण मित्रों की ओर से, संपूर्ण राजनीतिक दोस्तों की ओर से, अपने परिवार की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं इस महान व्यक्ति की आत्मा को परम गति प्राप्त करने का अवसर दे। और हम देश के लोगों को ये प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कहता हूं कि आपने जो कुछ भी इस देश को दिया, जो आपने शिक्षा दी, जो आपने सिखाया, जो राष्ट्रभक्ति का पाठ आपने पढ़ाया, उस सब से हम लोग वर्षों तक अभिभूत रहेंगे, सीखते रहेंगे और उसका अनुसरण करते रहेंगे। इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। इस महान व्यक्तित्व के बारे में शब्दों से अपने दुख का विवरण नहीं किया जा सकता। ये तो भावना की बात है, एक समझने की बात है, दर्द की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने अपने इस वक्तव्य में यह भी बताया कि पाकिस्तान और चीन को जिस तरह की भाषा में जनरल बिपिन रावत बात किया करते थे और चेतावनी देते थे, तो इसमें मैं एक पूरक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि ये बातचीतों में आ रहा है। और कुछ सेना के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो भी इस बारे में आशंका जता रहे हैं कि ये दोनों जो हमारे पड़ोसी देश दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, तो क्या इसमें ऐसी कोई कुचाल भी, कोई ऐसा कोई षड्यंत्र भी आपको दिखाई देता है क्या, जिससे कि कोई हादसा कराया जा सकता हो? देखिए, ऐसा है कि देश के बॉर्डर पर यह घटना हुई होती तो हम संदेह करते। यह घटना भारत के मध्य में हुई है। अगर कोई भी शत्रु इस दुर्घटना का जनक बनता है तो हमारे देश के लिए शर्म की बात होगी। इतना अंदर आकर के सेना के सबसे बड़े व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु को किसी हादसा, षड्यंत्र अथवा किसी विभत्स कांड का पाठ बना देना मैं उचित नहीं मानता। मेरी दृढ़ मान्यता है कि एक नेचुरल एक्सीडेंट था। हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाएं होती आई है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते पहले भी बड़े बड़े लोग हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हुए। अगर ये इसमें 1% भी विदेश का हाथ है तो ये हमारी जासूसी एजेंसियों के प्रति, आईबी के प्रति, रॉ के प्रति एक शक पैदा करता है। और इस दुर्घटना के कारण मैं अपनी एजेंसियों के ऊपर संदेह करूं या उनकी योग्यता को चुनौती दूं, ये मैं उचित नहीं मानता। जब तक ठोस सबूत ना हो, हम अपनी रॉ, अपनी आईबी, अपनी सीआईडी, अपनी जासूसी संस्थाओं को बिना बात करके मैं खड़ा करूं, इसको मैं कतई सुभाष उचित नहीं मानता। ठीक बात है। हालांकि अभी जो प्रारंभिक जानकारियां आ रही हैं उनके अनुसार जो सस्पेक्ट है वो लिट्टे को और आईएसआई को समझा जा रहा है, लेकिन अभी जांच नहीं हुई है। जांच के बाद ही नतीजे सामने आएंगे। और आपने सही कहा कि इसके बारे में कोई कयासबाजी लगाना या हमारी इस तरह की गुप्तचर एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान लगाना अभी उचित नहीं है। लेकिन ये बात जरूर मैं आपसे बताना भी चाहूंगा, हमारे कल के भी पैनल डिस्कशन में भी ये बात सामने आई थी। कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेजर जनरल रिटायर्ड, और उनके साथ को पैनलिस्ट भी थे। तो उनका भी ये कहना था कि यदि ये नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से इस तरह की बात हुई है, तो भी हमारे जो रक्षा के मामलों के या हमारे देश के वीवीआईपी लोगों को ले जाने वाले जो चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनमें जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए वो कल इस मामले में दिखाई नहीं दिए। जैसे कि सीट। जी 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 जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये बहुत उचित प्रस्ताव है। अगर मान लीजिए हमारे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज अथवा किसी में भी सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई कमी है तो आगे के लिए उससे सबक लेना चाहिए। आखिर देश के महानतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसी दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो जाए तो मैं ये तो नहीं कहता कि लिट्टो विट्टो किसी का हाथ होगा, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। हुआ तो बहुत गंभीर परिणाम भी होंगे उसके। हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा इस प्रकार के षड्यंत्र को। लेकिन अगर इन सुरक्षा उपकरणों में कोई कमी है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करके उनको उन्नत करना, सक्षम बनाना, ज्यादा सुरक्षित करना आगे आने वाले वक्त में भी हमारे राष्ट्र के मनुष्यों के लिए ही नहीं, आम सैनिकों के लिए भी जरूरी है। इसलिए इस संबंध में अगर कोई बात आपके लेफ्टिनेंट जनरल ने कही है तो उचित है, इस पर विचार करना ही चाहिए। और जहां तक हो सके इन उपकरणों को अत्यधिक आधुनिक, सक्षम, योग्य और झटका झेलने में काबिल बनाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इस सुझाव को मैं आपके द्वारा किए गए प्रश्नोत्तर के उत्तर के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा होना चाहिए। हमारे हथियार, हमारे आयुध, हमारे उपकरण, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे हवाई जहाज जितना ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। उन सुरक्षा के अंदर इंप्रूवमेंट करना, तरजीह देना, कमजोरियों को जांचना,
उन्हें निकालना, इस बारे में मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन शक और संदेह की बात पर जब तक जांच हो नहीं जाती है तब तक मैंने इसलिए कहा कि हम ऐसा करके अपनी एजेंसियों पर शक की उंगली उठाएंगे, वो उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हालांकि माहौल तो उस तरह का नहीं है देश में, जिस तरह की एक बात है जो सामने आया है ये हादसा, इससे हम और कोई बहुत चर्चा करने के आज मूड में नहीं हैं। लेकिन फिर भी चूंकि जो चीजें चल रही हैं और बाकी सब चीजें भी साथ साथ में जीवन के चलती हैं, उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक तो मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा, ये बात जुड़ी हुई है किसानों के आंदोलन को लेकर। किसान अब आंदोलन खत्म करके जा रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों का यह आंदोलन अब समाप्त हो गया है और सरकार ने लगभग उनकी सभी मांगे मान ली है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये भी एक अच्छा एक लाइन में सब कुछ कहा जाता है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, प्याज भी खाए और जूते भी खाए। अरे जब मांगनी थी तो पहले ही मांग लेते। क्या इतना चिल्लाना जरूरी था? किसानों को इतना तड़पाना जरूरी था? क्या उनको इतना दुखी होना जरूरी था? क्या उनको अपने विरोध न करना जरूरी था? क्या किसानों की बात की कोई नया तर्क तो है नहीं? पहले दिन का तर्क आज का भी वही तर्क है। आपने गलती वो पहले दिन भी की, आज भी की। अब तो किसान अगर इस आंदोलन को समाप्त करते हैं तो किसान भी धन्यवाद के पात्र है। सरकार में अकल आ गई है, सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। पर जो हुआ नुकसान, जो हानि हुई, जो क्षति हुई, जो किसानों ने दुख भोगा, सड़क के किनारे पर जाम लगे, यातायात अवरुद्ध हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, पुलिस ने एक्शन लिए, किसान भिड़ गए, किसानों ने भी मारपीट की और मार खाई, ये सब दुखद है। ऐसा नहीं होता वो ज्यादा अच्छा होता। न जाने क्या बात थी जो सरकार इतनी देर से चौंकी। हर दिन को राजनीति के तराजू पर तोलने का भी एक समय होता है। आप तोलते राजनीति के तराजू पर तो 2 दिन में तोल लेते, 4 दिन में तोल लेते। क्या 1.5 साल तक इस तुलाई में लगा दिया आपने कि मानने से क्या होगा और नहीं मानने से क्या होगा? किसान बैठेंगे तो क्या होगा, नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? अरे ये तो दिमाग से सोचने वाले कंप्यूटर के लिए 2 या 4 दिन का ही काम था। आखिर मानी ना, किसानों की इज्जत रही, किसानों का दुख मिटा। आई एम वेरी हैप्पी। आपको भी प्रसन्नता होना चाहिए। आखिर किसान भी इस देश की आत्मा है। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश का पोषक है। किसान इस देश का बहुत बड़ा मतदाता है। किसान इस देश के ग्रामीण समाज की आत्मा है। किसान इस देश का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पेट भरने वाला है। सबसे बड़ा मजबूत तबका है। जिस प्रकार हम मानते हैं मजबूत तबके और भी सारे हैं। मैं तो व्यापारियों को भी बड़ा मजबूत तबका मानता हूँ, सिपाहियों को भी मानता हूँ, पुलिस वालों को भी मानता हूँ, पर आमतौर से किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने बड़े समाज को साल भर तक तड़पा के, 1.5 साल तक तड़पा के मोदी जी आप पहले ही कर देते तो न तो आपको विरोध झेलना पड़ता, न किसानों को दुख होता और आपकी इज्जत रह जाती। इज्जत तो भगवान करे अब भी आपकी रहेगी, मगर लेट आए हो आप। इसलिए मैं तो देर आए दुरुस्त आए। इसके मारवाड़ी में अगर विरोधी यही कहेंगे कि लौट के बुद्धू घर को आए, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। आप आगे आपने किसानों की बात को समझा। आई एम वेरी हैप्पी। आप पहले समझते आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी, और अगर होने ही न देते तो वी वर हैप्पीएस्ट। ये सब चलता रहता है। मैं बड़ा खुश हूं कि आज किसानों का आंदोलन समाप्ति के दौर पर है। देश की जनता को भी एक संतोष है कि हमारा एक बहुत बड़ा अंग, हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तड़पन से बाहर निकलकर अब वापस प्रशांत और शांति की तरफ आ रहा है। ठीक बात है। तो अब हम कुछ बातें राजनीति को लेकर कर लेते हैं, और मैं सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति इन दिनों चल रही है, और खासतौर पर मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह जयपुर आए और जयपुर में कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक में शामिल हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। तो किस तरह का मैसेज इस विजिट का रहा है और इसके क्या राजनीतिक इंप्लीकेशंस आपको दिखाई देते हैं? फिर राजनीति में एक ही मैसेज था कि अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा लड़ेगी। इसमें आने की क्या जरूरत थी? वो दिल्ली बैठ के टेलीफोन पर ये मैसेज दे सकते थे। बड़ी तैयारियां हुई, बड़ा शोर हुआ, प्रिपरेशन हुई, लोगों ने कयास लगाए। क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, किसके लिए कहेंगे, कुछ नहीं कहा। आए, बात की, कार्यकर्ताओं से मिले, मंच पर आ गए, मीटिंग हो गई, सब लोग आ गए। जो नाराज थे वो भी आ गए, जो खुश थे वो भी आ गए। कहा कुछ नहीं और सब कुछ कह गए।
सीधा कह गए कि राजस्थान में चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। तो जो दूल्हे बने हुए थे 8-10 लोग, उनकी तो पगड़ियां उतरी गई, उनकी कल्पना समाप्त हो गई। उनके समझ में आ गया कि हम जो ऊँट होके बैठे हैं कि हम में से कोई दूल्हा बन जाएगा, अब वो पॉसिबल नहीं है। दूल्हा तो मोदी जी बनेंगे। अब बाकी जो लोग थे अपने आप को उम्मीदवार मानने वाले बाराती बन के रह गए। तो मोदी जी आए, अमित शाह आए, दूल्हों को बाराती बनाकर लौट गए। न कुछ लिया, न कुछ दिया, न कुछ कहा, न कुछ सुना। प्रणाम किया, नमस्कार किया, मंच पर आए, किसी को बोलने का मौका दिया, किसी को नहीं दिया। कोई बोला गुलाब सिंह क्यों नहीं बोला, कोई बोला वसुंधरा क्यों बोली। इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा ड्रामा करके आदरणीय गृह मंत्री जी आप आए, आकर के आपने मैसेज तो एक ही लाइन कर दिया ना। फिर आपने कहा संगठन के साथ रहेगा, उसकी जिंदगी लंबी होगी तो दुनिया जानती है। आरएसएस मीन्स बीजेपी, बीजेपी मीन्स आरएसएस। तो जो आरएसएस में रहेगा वो लंबा रहेगा, दुनिया जानती है। गोलमेलकर के समय से जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी जमे हैं। इसलिए आप मोदी जी, आपको बुलाकर इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी, स्थानीय भाजपाइयों को इतना हुड़दंग करने की जरूरत नहीं। ये तो मैसेज आपने आकर के दिया है, ये तो आप एक टेलीफोन के ऊपर 2 लाइनों दिल्ली बैठ के भी दे सकते थे। मेरे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके आने का मकसद क्या था। फिर मेरे एक बात समझ में आई, कुछ लोग ज्यादा उछक करके अपने नेतृत्व की वकालत कर रहे थे, अपने लिए प्रचार कर रहे थे, समर्थकों को जुटा रहे थे, रैलियां कर रहे थे, ताकत दिखा रहे थे। आकर के अमित शाह जी ने कह दिया अंगूठे के बराबर, आपका कुछ नहीं है, आप चिल्लाते रहो। मोदी चुनाव तो मोदी के नेतृत्व में होगा। अगर ये आप पहले कह देते तुम बेचारों को इतनी मीटिंग नहीं करनी पड़ती, इतनी नौटंकियां नहीं करनी पड़ती, इतने प्रोग्राम नहीं करने पड़ते। मोदी जी, आपके अमित शाह जी, एक चुप्पी के कितने मायने निकलते हैं और एक सबके कितने मायने निकलते हैं, ये तो मैं तो तुच्छ आदमी हूं और राजस्थान का हर आदमी समझ गया है। थैंक यू अमित शाह जी, आपने ये तो कह दिया कि चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। इसलिए मैं आप कहूंगा, ओ भाइयों, दूल्हा बनने वाले लोगों, स्वयंवर में आए हुए व्यक्तियों, सावधान। दुल्हन पहले ही तय है कि मारा मोदी जी के गले में डाली जाएगी। आप लोग अपना समय न खराब करो, पार्टी को मजबूत करो, अपने क्षेत्र में जाओ, जनता से मिलो, अपने लिए समर्थन, पार्टी के लिए समर्थन मांगो, अपने नेतृत्व की बात मत करो। न आपको नेतृत्व मिलना है, न कुछ होना है। होना वही है जो हरियाणा में हुआ था। चुनाव के बाद मोदी जी चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई आदमी कितना भी मेहनत करे, कितना भी ताकत दिखाए, कितना भी प्रभाव दिखाए, कितनी भी शक्ति दिखाए, वहां पर एक जू तक रहने वाली नहीं है। इसलिए आपने आकर के कईयों के भविष्य की मेहनत को रोक दिया। इसके लिए आप अमित शाह धन्यवाद के पात्र हैं। गुड। तो कुल मिला के आपका इशारा यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब उतरेगी तो उसका कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप, दिखता ही है जी। तो अब मैं जब भारतीय जनता पार्टी की बात चली तो कांग्रेस की बात न करें तो भी ठीक नहीं रहेगा। और कांग्रेस में जो अभी जो माहौल चल रहा है और 12 दिसंबर की जो रैली की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, तो ये किस तरह का इनका आयोजन है और क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मैसेज है? भाई ऐसा है, ये बड़ा मैसेज स्पष्ट है। लाख के ज्यादा की भीड़ इकट्ठी होगी, कोरोना और माइक्रोन की ऐसी की तैसी जनता इकट्ठी होगी। जगह जगह मैसेज गए, कांग्रेस के लोग पहुंच गए, हर जिले में पहुंच गए, भीड़ लाओ, भीड़ लाओ, भीड़ लाओ। भीड़ आ जाएगी। भीड़ आने में क्या है, भीड़ का तो काम ही आने का है। आएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद सोनिया जी आएगी। सोनिया जी को आने के लिए हजारों लोग देखने भी आएंगे, साथ में राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे। पहली बार माँ और बेटे बेटी तीनों साथ आएंगे, खुशी की बात है। मैं इतना ही कहता हूँ, आइए सोनिया जी पधारिए, पधारो मन मूंगा महंगा, दिखा वहां थाने राजस्थान। यहाँ का गुजर आपके स्वागत को तैयार है, यहाँ का जाट आपके स्वागत को तैयार है, यहाँ का मीणा आपके स्वागत को तैयार है, पूर्वी राजस्थान आपके स्वागत को तैयार है। कई बेचारा दुखी होगा तो मारवाड़ होगा। कुछ ऐसा करो कि वहां के लोग भी आ जाए। इसलिए साफ है, आप जो मैसेज देना चाहते हो वो स्पष्ट है, पर प्रतिक्रिया में जनता का मैसेज इससे भी ज्यादा स्पष्ट है। चंद लोग आपके लिए दीवाने हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जिंदाबाद के बारे लगने ही लगने हैं। भीड़ बड़ी होनी है, आपको बोलना ही बोलना है। और मैं जानता हूं इन तीनों जातियों का जो नेतृत्व करेगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, क्योंकि आपका परिवार
जो रिजल्ट देता है उसको पुरस्कृत करता है। मैं बड़ा खुश हूं कि आप आ रही है, आपके आने से कितना सुकून मिलेगा, आपको मिलकर लोगों को खुशी होगी। सोनिया जी हमारे प्रदेश पधारी है। मैंने जो बात कही तो बहुत सोच के कही। बाड़मेर से लेकर, नागौर से लेकर, बीकानेर से लेकर, चूरू झुंझुनू से लेकर, सवाईमाधोपुर से लेकर, भरतपुर से लेकर, धौलपुर से लेकर करौली तक आपकी जय जयकार होगी। एरिया ही आपका है, इन सबको जोड़ दिया है किसी ने आपके साथ। अगर कहीं कोई तकलीफ आएगी और फीकापन होगा तो जालोर, सिरोही, पाली, मारवाड़ एरिया में होगा। आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि अगली बार कौन सी जातियों की ताकत मेरे साथ है, उनका कौन नेता मेरे साथ रहेगा, किस जाति का साथ मेरे साथ नहीं है। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को ड्यूटी देना, उत्तरदायित्व देना, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई होगी वो कांटे की लड़ाई होगी। पूरी ताकत के साथ आपके आने से कांग्रेस में जान फूकी जाएगी, कांग्रेस में जान आएगी। राहुल गांधी और प्रियंका के कारण युवा पीढ़ी कांग्रेस के साथ गद्दे होकर खड़ी हो जाएगी, जैसी होती आई है। और युवा पीढ़ी साथ आएगी तो आपके युवा लोगों को भी लाभ मिलेगा, युवा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा, युवा नेताओं को लाभ मिलेगा। ये आपका आना, आपके आशीर्वाद के तले युवा पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ने का एक महान प्रयास है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब हर बात को तो चुनाव से तोड़कर तो देख नहीं सकता, हर चीज को चुनाव से जोड़कर देख नहीं सकता। पर मैंने जो बात कही है, ये 4-5 बड़ी बड़ी जातियां कुर्बानी के लिए तैयार है, आपकी पार्टी के लिए जान देने को तैयार है। आपके लिए 90% गुजर आएगा, 80% जाट आएगा, 70% मीणा आएगा, और भी जातियां आएगी, राजपूत भी आएंगे, बंडिये भी आएंगे, महाजन भी आएंगे, 80% मुसलमान भी आएंगे। ये आपकी ताकत का अंदाजा बीजेपी को समझ लेना चाहिए। बीजेपी ये ना समझे कि अगला चुनाव मजाक है, छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर ये सारी जातियां एक प्रद हो गई तो आपके पास क्या बचेगा। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ समीकरण तोड़ने पड़ेंगे, कुछ समीकरण जोड़ने पड़ेंगे, कुछ समीकरण बदलने पड़ेंगे, कुछ समीकरण बनाने पड़ेंगे, कुछ समीकरण बिगाड़ने पड़ेंगे। ये सारा काम करना पड़ेगा। मैं आपसे बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसी स्थिति 2003 के पहले थी, जब हरि सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद से अब तक 98 में अशोक गहलोत आए तब तक, उसके बाद में आपने नोट नहीं की, 57 सीटें ऐसी थी जो 1952 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी एक नहीं जीत पाई। फिर हमने भी तोड़ की, वसुंधरा जी के साथ हम भी जुड़े हुए थे, हमारी सिपाही थी, हमारी टीम बहुत तगड़ी थी। फिर सुमित्रा जी को झुंझुनू में लाए, हम विष्णु मोदी जी को लेकर के आए, हम सुभाष महरिया को लेकर के आए, जोड़ तोड़ करके 30 सीटें इधर की उधर कर दी। अब आज की तारीख में अगर सोनिया जी आप ये समझते हो कि वर्तमान स्थिति के अंदर जो जातियां आपके साथ जुड़ी होंगी, विभाजन नहीं होगा, तो ये मजाक नहीं है। कब बीजेपी अपना काम करेगी, देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो मैं पिछले अमित शाह, जब मैंने उसके पहले दिन भाषण में कहा था कि अमित शाह जी आपका आना कोई अर्थ नहीं करेगा, आप कुछ जोड़ नहीं पाओगे, कुछ तोड़ नहीं पाओगे। सोनिया आप आई हो तो कुछ लोगों को जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो। युवा नेता क्रांति के प्रतीक राहुल गांधी और प्रियंका को, नौजवानों को जोड़े, या आकर के ऐड करे और दिखाए लोगों को कि देखो नौजवानों की पीढ़ी कैसे मेरे साथ आई है, तब तो आपको फायदा होगा। नहीं तो आप तो महान नेता हो, और नेताओं का स्वागत करना तो इस प्रदेश की नहीं देश की जनता का एक आचार है। जो आएगा माला पहनेगा, जो आएगा वो जिंदाबाद के नारे सुनेगा। अगर खाली माला पहनना और जिंदाबाद का नारा सुनना ही उद्देश्य है तो फिर सोनिया जी आपके आने का कोई अर्थ भी नहीं है। मैं चाहता हूं आप आओ तो कुछ करो, नई बात करो। जैसे अमित शाह को मैंने कहा था, अमित शाह ने की नहीं। अमित शाह तो खाली एक लाइन में सब बात किया गए कि वे चुनाव मोदी के अंतर्गत होगा। आप तो सोनिया जी ये कहने की स्थिति में हो गया कि चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में होगा, या राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा, या प्रियंका के नेतृत्व में होगा। आप इस स्थिति में नहीं हो, ये आपकी समस्या है। आपको चूज करके किसी तगड़े आदमी को लाना पड़ेगा, तब तो आपके आने का अर्थ है, नहीं तो आपका आना भी व्यर्थ है। जैसे मैं मानता हूं अमित शाह का आना कोई अर्थहीन रहा, कोई लाभ की बात भाजपा की नहीं हुई। इकट्ठे हो गए, मंच पर आ गए, तालियां बजा ली, बैठ गए। यहां भी ऐसा ही होगा। आप आओगी, मंच पर विराजोगे, आपके जिंदाबाद के नारे लगेंगे, जय जयकार हो जाएगी। राहुल गांधी प्रियंका का पहली बार जबरदस्त गर्मजोशी से स्वागत हो जाएगा। इस स्वागत की आड़ में आप चमत्कार करो। मैं आपसे निवेदन गुल खिला के जाऊं सोनिया जी,
सोनिया गांधी आए और रिजल्ट न आए ये उचित नहीं है। सोनिया गांधी आए और परिवर्तन लाए ये आवश्यक है। राहुल गांधी आए, युवकों को जगाए, प्रियंका आए, स्त्रियों को जगाए और सब मिलकर के कांग्रेस को और पर्चे पे ले जाए, तब तो कोई लाभ है। वरना ऐसे प्रोग्राम का क्या अर्थ है? क्या हुआ, लाखों लोग आ जाएंगे, 10 लाख भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 लाख आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो लोगों की गिनती से दिमाग की गिनती नहीं होती है। दिमाग में परिवर्तन लाना चाहिए, सोच में परिवर्तन आना चाहिए। सोच में परिवर्तन नहीं, निर्णय में परिवर्तन नहीं, आकर्षक हो जाओ, झुकाव में परिवर्तन नहीं, तो फिर इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। पर मुझे पक्का विश्वास है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से नौजवान पीढ़ी कांग्रेस की ओर झुकेगी। भाजपा को सावधान रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि उसकी जेब कट के नौजवान पीढ़ी कांग्रेस की जेब में चली जाए। इतना ही मैं कह सकता हूं। और लंबा थोड़ा विषय है, इस पर तो घंटों बोलवा लो आप मेरे से, लाभ नहीं होगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, उस पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये जो रैली हो रही है जयपुर में, ये पहले दिल्ली में होने का प्लान था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। और अब चूंकि ये दिल्ली से राजस्थान सेंट्रिक हो जाएगी रैली, जिस तरह की बात आप भी कह रहे हैं कि ये मेनली राजस्थान को लेकर ही होगा फिर सारा का सारा आयोजन, तो इसमें जो राष्ट्र की कांग्रेस की जो एक अखिल भारतीय स्थिति की जो रैली होनी थी, वो कहीं ना कहीं एक तो नहीं हो पा रही है। दूसरी इसमें जो पॉइंट सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस की इस रैली की तैयारी के पीछे एनडीए को चुनौती देने की तैयारी की बात की जा रही थी पहले। तो ये बहुत छोटी रैली है सुभाष जी। इस रैली में भी आकर के सोनिया जी बोलेगी, मैं बता रहा हूं, वो बोले यूपी में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत कम सीटें लाएगी। ये नहीं बोलेगी कांग्रेस 50 सीट लाएगी, ऐसा नहीं बोलने वाली है। इस रैली से क्या बोल सकती है राष्ट्रीय राजनीति में सोनिया जी, क्या बोल सकती है? अगर यूपीए जिंदा है तो कांग्रेस है। ममता बनर्जी की फालतू और उल जलूल बात का सोनिया जी जवाब दे सकती है। ये आकर के कह सकते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, वो तो हर मुख्यमंत्री यही, प्रधानमंत्री यही कहेगा। दो पीठ ठोक भी सकती है। नए मंत्री आए उनको बधाई दे सकती है, बाड़मेर में हेमाराम को बधाई हो सकती है, झुंझुनू में ओला को बधाई हो सकती है, भरतपुर में विश्वेंद्र को बधाई हो सकती है, मुरारी मीणा को बधाई हो सकती है और रमेश मीणा को बधाई हो सकती है। आए उनकी बधाई, ये काम हो जाएगा, वो नहीं करेगा और कोई कर लेगा। मगर आप तो मुझे ये बताओ ठोस क्या होगा? आप हो जाएगा तो आप क्या कर लेते? इसके अलावा बोलने को है क्या? बोलने को है ही नहीं। यही बोलने को हम आ गए, हम बहुत है, हमारी संख्या बड़ी है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जीत हमारे घर की है। इसके अलावा क्या बोलेगा? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता। अमित शाह से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्या बोल के गए? यही बोल के गए ना कि हम 175 सीट लाएंगे। मैंने कहा था लिया ना, आप 140 लिया ना, आप 120 लिया ना, आप 105 लिया ना, आप 90 ले आना तो ही मान जाऊंगा। इसलिए गणित तो हर आदमी अपने मन से करता है और अपनी पार्टी का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ा चढ़ाकर पॉजिटिव बात करता है। सोनिया जी भी यही करेगी। हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से युवा पीढ़ी के अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन आने की संभावना बनेगी। वो भी संभावना है, गारंटी नहीं है। हो सकता है न भी बने, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए सोनिया जी आप आए, आप आइए। तो मैंने वो गीत गाया था, पधारो मन मूंगा मेहमान, दिखावा था ने राजस्थान, तो राजस्थान दिखा देंगे आपको। नहीं, अभी जो आपने देख लेना। एक मिनट, अभी आपने यूपीए की चर्चा इसमें करी है, तो लगे हाथ में ये भी जान लो आपसे कि यूपीए में ऐसा कौन सा चेहरा है जो वर्तमान जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, उससे टक्कर ले सके या मुकाबला कर सके? देखिए, चेहरे वहरे टक्कर नहीं लेते हैं। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन तो बाहर गया हुआ था। तो यही प्रश्न पूछा गया था पांडवों से, कौन सा चेहरा है? अभिमन्यु सामने आ गया और हमने चक्रव्यूह का भेदन भी कर दिया। तो कोई चेहरा आ सकता है यूपी में नहीं, पूरे देश में है। अगर कोई एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर लेने की हिम्मत रखता है, जो मोदी की परवाह करने, मोदी पर आरोप लगा सकता है, राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी को कमजोर किया तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, देश का विपक्ष कमजोर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते बोलते कई बार उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। ऐसी बात तो उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं, जब कालिदास और विद्युत्तमा के आमने सामने तर्क हुआ तो विद्युत्तमा ने एक उंगली उठाई, तो यह कालिदास समझे कि यह कहां फोड़ेगी, उन्होंने 2 उठा ली। जब पंडित बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं ये सही, 2 वाली सही है। बोले क्यों? कि एक आदमी भी होता है, एक उसकी आत्मा होती है, 2 होते हैं। तो अगर
राहुल गांधी के साथ बोलने वाले लोग राहुल की बात का जस्टिफिकेशन ही न करें, उसकी प्रशंसा ही न करें, उसकी अच्छाई बात को बोले ही ना, केवल उसको नेगेटिव बात करे, तो राहुल की क्या गलती है? जिस दिन राहुल आकर ये खड़ा हो मंच पर, पूरे 2 लाख आदमी राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए, जैसे मोदी मोदी वैसे बोले राहुल राहुल राहुल। कांग्रेस का ही नेता बन जाएगा। नेता जनता बनाती है, खुद नहीं बनता है, परिवार नहीं बनाता है। राहुल का नेतृत्व बने, यह सोनिया गांधी का संदेश इस रैली में होना चाहिए। और राहुल के निकटतम मित्रों को, उसके सहयोगियों को, उनके प्रति आस्था रखने वालों को बड़ी से बड़ी जगह और बड़े से बड़ा महत्व मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसे पुराने सिक्के ही काम आएंगे, कई बार नए सिक्के भी काम आते हैं। मैं कहता हूं अगर सोनिया जी आकर के एक मैसेज देती है कि ओ मेरे प्रिय भाइयों सुनो, राहुल गांधी इज द फ्यूचर लीडर ऑफ द कंट्री फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम कांग्रेस साइड, तो उनका आना सफल हो जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये भी नहीं कर सके और किसी बेटी बात कर दी, तो मैं नहीं समझता कि उनके आने का कोई अर्थ होगा। ठीक बात है। तो अब चूंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप हैं, तो ऐसी कोई बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप और कंप्लीट कर लीजिए, फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। देखिए, एक ही बात है जो आपने पूछी है नहीं पूछी, मैं बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अब ज्यादा कल्पनाशील लोगों को जगह नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर दोनों पार्टियों को नए नए लोगों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। उनको भी अपने 2-3 चेहरों को सामने लाना पड़ेगा और इनको राष्ट्रीय स्तर पर ममता जैसों को जवाब देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका को आगे लाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी उद्देश्य से दोनों रैलियां हुई है। भगवान करे दोनों रैलियां सफल हो जाए। मैं किसी की असफलता की कामना नहीं करता हूं। वेरी गुड। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने इस कार्यक्रम में जाना चंद्राजी सिंघवी से। चंद्राजी सिंघवी को राजनीति का लंबा अनुभव है, पूर्व मंत्री रहे हैं और राजनीति में चाणक्य की उपाधि से नवाजे जाते हैं। आपने इनसे जाना। चंद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।